तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ टर्म्स पहले आपको समझनी है, जैसे कि सिस्टम किसे बोलते हैं और सराउंडिंग किसे बोलते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, के अंदर जो गैस है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और उसका जो वो जो सिलेंडर का बाहर वाला एरिया होगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। अब किस टाइप के सिस्टम हो सकते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। इट एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम वो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती है। इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करवाएगा ना ही मैटर को। यहाँ पे बोथ होंगे ओपन सिस्टम। तो ये था टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर ए सी के साथ और बी सी के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में भी होंगे। ए और बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में भी होंगे। या फिर ए इन अ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ए और सी भी होंगे। मतलब कोई दो पेयर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा पेयर भी होएगा ही होएगा। ये है थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन बाय आइडियल गैस की एक इक्वेशन है। ठीक है। वर्क का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में निकाला जा रहा है, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रूफ करेंगे इसको। तो लेट सपोज कि इनिशियल वॉल्यूम गैस का ये है। इनिशियल वॉल्यूम गैस का जो है वो ये है। ये इनिशियल वॉल्यूम है गैस का। एयर टाइट पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। तो हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उसके लिए पिस्टन को कितना आगे मूव करवाना पड़ा मुझे? ऊपर मूव कराना पड़ा dx। तो dx मूव कराने पे अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जो पिस्टन का एरिया वो a है, तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होएगा? वो होएगा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना प्रेशर है उस गैस के अंदर? फोर्स ओवर एरिया से आ जाएगा, फोर्स वहाँ से आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। एफ की जगह जो है प्रेशर की टर्म में आंसर डालेगा, तो एफ की जगह पी ए डाल दिया हमने, और उसके बाद ए इंटू डी एक्स को अगेन क्या बोलते हैं? डी वी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए इंटू डी एक्स को हमने डी वी डाल दिया। तो यानी वॉल्यूम के टर्म में और प्रेशर के टर्म में वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी इंटू डी वी, वेयर पी इज प्रेशर, डी वी चेंज इन वॉल्यूम। तो लिमिट वॉल्यूम की होगी इनिशियल से लेके फाइनल। तो जब भी वर्क डन बाय द गैस आएगा तो अब वो प्रेशर की टर्म में लिखा जाएगा, ना कि फोर्स की टर्म में। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है किसी गैस का तो उसका वर्क डन डायरेक्ट जीरो, क्योंकि डी वी जीरो हो जाएगा और मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी गैस इक्वेशन से। तब वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी रहेगा, सच दैट पी की जगह क्या डाला जाएगा? एन आर डेल्टा टी। तो वर्क डन का फॉर्मूला था बेसिक ये। तो एरिया कवर्ड बाय प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जितने भी प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ होंगे उनका जो एरिया होएगा P इंटू वी का जो एरिया होएगा वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ भी कर दिया कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट डी वी। इसका मतलब अगर P और V का ग्राफ है तो आप उसका एरिया अंडर ग्राफ निकालो, उस कर्व के अंडर ग्राफ निकालो और वो वर्क डन देगा आपको। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है, सीधा ये ऐसी वर्टिकल लाइन है, जिसका ये मतलब है कि V जितना है उतना ही है, बट प्रेशर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कुछ और होएगा और फाइनल प्रेशर कुछ और होगा। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा V ज़ीरो
और डेल्टा वी ज़ीरो तो वर्क डन डायरेक्ट ज़ीरो। यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो इनिशियल कुछ और है, यहाँ पे V1 है और फाइनल वॉल्यूम क्या है V2 है। इसका ये मतलब है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और बढ़ रहा है। V1 कम है और V2 क्या है ज़्यादा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा V पॉजिटिव होएगा और वर्क डन भी क्या होएगा पॉजिटिव। ऐसे पॉजिटिव वर्क डन को बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, केमिस्ट्री में उल्टे का साइन कन्वेंशन है, ठीक है, फिजिक्स में ये है, ठीक है। वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, अब हम धीरे धीरे फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। वहाँ पे तुम ये केमिकल की बात करते हो, यहाँ पे हम मशीन की बात करेंगे अब आगे धीरे धीरे, तो उल्टा वर्क डन होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला एरो बता रहा है आपको, एरो की रीडिंग आनी जो बहुत ज़रूरी है, ये वाला एरो यानी इनिशियल वॉल्यूम क्या था ज़्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था ज़्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनल वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, एरो ध्यान रखना है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होएगा, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस, यानी ये जो है उल्टे साइन कन्वेंशन है, अगर आपने केमिस्ट्री का याद किया हुआ है तो उसका ये उल्टा होता है। तो वर्क डन नेगेटिव है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस। तो कुछ ऐसे आपको ग्राफ याद रखने, इनका वर्क डन निकालना आना चाहिए, जो भी शेप होगी। अब प्रोसेस पढ़ते हैं, साइक्लिक प्रोसेस किसे बोलते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इनिशियल से फाइनल स्टेज पे जाएगा और दोबारा से इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। इन अ प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस आर सेम, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ इनिशियल से फाइनल गया और दोबारा से क्या हो गया इनिशियल पे आ गया, तभी तो इनिशियल और फाइनल क्या होंगी सेम होंगी। ऐसी स्टेज को बोला जाता है, ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी हमेशा ज़ीरो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि कन्वर्जन हुई एनर्जी सेम ही आ गया, इन स्टेज सेम हुई, इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट हुई है लेकिन सेम ही रही, यानी इसका चेंज क्या रहा ज़ीरो। इन अ साइक्लिक प्रोसेस एरिया एनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस इज यूनिटी। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है तो जो भी इसका एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा वर्क डन, बट जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होएगा वो क्या होगा ज़ीरो। साइक्लिक प्रोसेस है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एरो देखो, एरो ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, इसका मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एरिया तो वर्क डन का ही आएगा, वर्क डन से ही आएगा, बट चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो एरिया कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो अभी आएंगे नीचे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखते हैं। जैसे ये साइक्लिक क्लॉकवाइज जो एरोज है वो क्या है क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होएगा, ये ध्यान रखना। ग्राफ किसका है वो देखो, प्रेशर ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, बट अब वॉल्यूम ऊपर चला गया प्रेशर नीचे आ गया, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, मतलब पीवी का ग्राफ याद रखना है तो वीपी का उसका रेसिप्रोकल होएगा। ऐसे ही पीवी ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव होएगा, और वीपी इसका रेसिप्रोकल होएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे 2 पी नॉट प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है वी नॉट है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन, तो आपने देखा इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, तो क्या करना पड़ेगा इसका एरिया निकालना पड़ेगा, वर्क डन तो एरिया से ही आएगा। और आपने ये एरोज रीड कर लिया, एरोज रीड करने से क्लॉकवाइज एरिया यानी एरिया जो वर्क डन आएगा पॉजिटिव आएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये जो हाइट है ये 2 वी नॉट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 2 पी नॉट में से पी नॉट, तो हाइट क्या आ गई पी नॉट, और 2 वी नॉट में से वी नॉट करना पड़ेगा तो बेस क्या आ गया वी नॉट, तो हाइट पी नॉट बेस वी नॉट और हाफ पी नॉट वी नॉट क्या आ गया पॉजिटिव क्यों डाल रहे हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है और ग्राफ किसका है पी और वी का ग्राफ है। तो एक आधा ऐसा न्यूमेरिकल आता ही आता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे 4 ATM प्रेशर है और यहाँ पे इनिशियल कितना है 2 ATM है, फाइनल क्या है 4 ATM है।
ऐसे ही ये 2 लीटर वॉल्यूम है, इनिशियल 6 लीटर गया फाइनल वॉल्यूम, तो डिफरेंस करके 4 लीटर आ गया और ये 2 लीटर आ गया। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया होएगा, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज एरोज है तो पॉजिटिव होएगा। ठीक है। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का एक और ग्राफ है नीचे देखो, ऐसे सर्कुलर एरिया है, तो इसमें हम सर्कल का एरिया निकालेंगे डायरेक्ट। आपको क्या चीज़ देखनी होती है इसमें वो बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में अलग अलग रेडियस है तो एलिप्स होएगा, नहीं तो दोनों को तो हम पाई आर स्क्वायर ही लिख देंगे। चेक करते हैं कि ये एलिप्स है कि सर्कल है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V0 और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 3V0, तो डिफरेंस हो गया 2V0। डिफरेंस क्या हो गया 2V0। यहाँ पे 3P0 और यहाँ पे P0, तो ये वाला भी हो गया 2P0। ठीक है, क्योंकि V और P सेम नहीं है, V और P सेम थोड़ी ना है, वो तो अमाउंट 2P0 इज नॉट इक्वल टू 2V0, ये तो अलग अलग होंगे ना भाई, P0 V0 तो नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब ये 2 रेडियस वाला, तो इसको सर्कल नहीं बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। तो एरिया होगा पाई R1 R2, और R1 ये ले ले चाहे वो ले ले, कोई भी प्रेशर ले ले, या नीचे को वॉल्यूम ले ले। क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एरोज है। सिमिलरली ये, तो यहाँ पे ऐसा एक ग्राफ है देखो, वैल्यूज रीड करते हैं। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर जो है P0 है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 2P0 है, फिर जो ये टॉप वाला है फाइनल वो 3P0 है। ऐसे ही वॉल्यूम ये और 3V0 वॉल्यूम यहाँ पे। तो जैसे हमने चेक किया कि ये वाला वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव, कैसे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, और क्योंकि ये सेम ही है देखो, यहाँ पे भी 3P0 में से 2P0 माइनस होएगा, और यहाँ पे भी वही P0 ही आएगा इसका, और यहाँ से भी V0 ही आएगा। इसका मतलब दोनों वर्क डन क्या है 0, दोनों का सम करेंगे हम तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा 0। एक क्लॉकवाइज और एक क्या एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो ऐसे ग्राफ आपको आएंगे। ध्यान रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये कहता है अगर आप किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू एनर्जी दोगे तो वो सिस्टम उस एनर्जी को 2 पार्ट में यूटिलाइज करेगा। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यूज़ कर लेगी और एक सिस्टम आपको वर्क करके देगा, वेदर इट इज़ ऑन द गैस और बाय द गैस, वो वर्क डन हो गया। तो हमने सिस्टम को क्या प्रोवाइड किया है डेल्टा क्यू। ठीक है, गिवन हीट तो सिस्टम इसको कन्वर्ट करेगा इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन। इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम यूज़ करेगा और वर्क डन आपको मिलेगा मतलब। अच्छा, डेल्टा क्यू को एन सी डेल्टा टी डालते हैं और डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी डालते हैं। अब ये जो सी के बेस में वी लिखा हुआ है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एन जो है नंबर ऑफ मोल है, डी टी चेंज इन टेम्परेचर है। इसमें डेल्टा यू में नीचे सी वी होता है और यहाँ आप सी पी लिखते हो, कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में। एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट, लिक्विड सॉलिड गैस सब के लिए। क्वांटिटीज सभी एनर्जीज हैं, वर्क डन है तो सबकी यूनिट क्या आएगी सेम होगी। एक साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन एनर्जी है अगेन वो क्या है 0 होएगी। डेल्टा यू पॉजिटिव कब होएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होएगा जब चेंज इन मतलब लो से हाई टेम्परेचर जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी 0 होती है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी 0 होती है। सिमिलरली वर्क डन जो है वॉल्यूम गैस के एक्सपेंड होने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द गैस बोलेंगे इसको। अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो उसमें कंप्रेशन हो रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है,
वर्क डन नेगेटिव आएगा, वर्क डन ऑन द गैस। डेल्टा क्यू, अगर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो पॉजिटिव, और हीट रिलीज की जा रही है, हीट टेकन फ्रॉम द गैस, गैस से नेगेटिव वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब टू द गैस, गैस ऑब्जॉर्व कर रही है तो पॉजिटिव। तो इनके साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द आइडियल फॉर एन आइडियल गैस 200 कैलोरी हीट इज गिवन, तो डेल्टा क्यू हो गया, वर्क डन 200 जूल, देन फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी। तो सब पहला लॉ लग जाएगा। पहला लॉ क्या कहता है आपको, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू निकालना है तो ये डेल्टा डब्ल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये कैलोरी में दिया था तो उसको जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया, 200 जूल, इसमें से वर्क डन माइनस कर दिया, 640। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि आपने सिस्टम को हीट दी है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें भी सेम है। और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, गिवन इंडिकेटिंग कर्व गिवन इन गिवन प्रोसेस, कंपेयर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। इनके प्रोसेस को आपने चेक करना है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है ये, साइक्लिक प्रोसेस है। नहीं, साइक्लिक नहीं है, जा रहा है बस, कर्व अलग अलग है, ए से लेके बी तक जा रहा है। एक कर्व ऐसे है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। इनिशियल और फाइनल सभी की क्या है, सेम है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो एक स्टेट प्रोसेस है। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन एंड इज गिवन ऑल प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। वर्क डन चेक करते हैं। देखो प्रेशर ए पे वर्क डन ग्राफ एरिया से पता चलेगा। सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, 1 वाले का होगा, क्योंकि सबसे टॉप है तो उसके अंडर एरिया सबसे ज़्यादा होगा। 2 वाले के अंडर क्या आएगा, कम। 3 वाला सबसे नीचे है तो उसके एरिया और कम होगा। तो जो वर्क डन से पता चल रहा है, तो एरिया 1 2 3 ग्रेटर देन, और 1 2 3 वर्क डन भी क्या आएगा, ज़्यादा होगा। और क्या रह गया, हीट। अब डेल्टा यू तो चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू जो बड़े थे तो हीट भी क्या होगी, वही बड़ी होगी, 1 2 3। ठीक, एक और न्यूमेरिकल है, इसको आपने देखना है क्या क्या निकालना है इसमें। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल है। फिर से यहाँ पे देखो, फाइंड आउट हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू को फिर से क्या डालते हैं, 0। जो इसका वर्क डन होएगा हाफ बेस इंटू हाइट करके, वही आपका क्या होएगा, डेल्टा क्यू होएगा। क्योंकि ये कैसा वर्क डन है, देखो क्लॉकवाइज सेंस में, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब जो हीट है वो क्या होएगी, पॉजिटिव होएगी, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिमिलरली एक और यहाँ पे रिलेशन क्वेश्चन है। जो जितने भी क्वेश्चन है तुमने ट्राई करने हैं खुद समझ के, कैसे उन्होंने एरिया निकाले हुए हैं। ठीक है, फाइंड आउट द हीट रिलीज, अगेन वही साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज, हीट क्या आएगा, पॉजिटिव, डेल्टा यू 0। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, 0। तो गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी में वी और एन आर को भूल जाओ, क्योंकि ये तो एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। तो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसी को आप आगे जाके गेलो-सेक लॉ बोलते हैं। तो पी और वी के बीच में ये ग्राफ है। इस केस में वर्क डन क्या आएगा, 0। बोलो क्यों, वी कांस्टेंट, पी डी वी इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्या आने वाला है, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0। अच्छा, स्लोप कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर क्या है, प्रेशर, बेस क्या है, वॉल्यूम। तो डी पी बाई डी वी करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, डी पी बाई डी वी इक्वल टू स्लोप। यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि लाइन देखो ना, लाइन जो पी और वी का ग्राफ है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो स्लोप इन्फिनिटी, एंगल ही नहीं बन रहा ना भाई, वी के साथ तो एंगल बनना चाहिए था। तो पी और वी का, इसीलिए स्लोप क्या होती है इसकी, इन्फिनिटी। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक। वर्क डन इसमें क्या आएगा वो मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें, 0 आएगा। और इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है वही क्या है, डेल्टा यू के इक्वल है, क्योंकि वर्क डन तो 0 है। अब आता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज गिवन हीट कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी, वो तो ऊपर प्रूफ हो गया। स्पेसिफिक हीट एस वी,
सी वी, ये वाक्यों के साथ रिलेशन निकालने हैं। वैसे तुम्हें आगे इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होएगा एफ आर बाई टू। एफ मैं तुम्हें आगे जाके समझाऊंगा, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको। ये हम करेंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इससे भी इसका रिलेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। जितने भी पुराने रिलेशन है सबको निकाल के देखना है। आइसोबारिक प्रोसेस वो है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर पी कांस्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और दिस इज चार्ल्स लॉ। इस बार पी कांस्टेंट है तो प्रेशर का ऐसा ग्राफ होएगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन निकलेगा, आइसोबारिक में वर्क डन निकलेगा, और स्लोप जीरो होगी। क्यों, अगेन फिर कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इस बार ऊपर जीरो है। डी पी बाई डी वी होता है ना स्लोप का फॉर्मूला, और डी पी जीरो है इसलिए जीरो, ठीक है। उधर डी वी जीरो था, समथिंग और जीरो, इन्फिनिटी इसलिए आ रहा था। यहाँ पे वर्क डन निकाला जा सकता है आराम से, इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी, और पी को आप, हाँ पी को आप पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सभी कुछ है, इंटरनल एनर्जी भी है, वर्क डन भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगी जैसी थी वैसी। डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू वर्क डन। आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस 1 by गामा पार्ट ऑफ गिवन हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, 1 minus 1 by गामा पार्ट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। इसीलिए हम इसकी, ये भी तुम्हें पॉइंट याद रखना, आइसोबारिक प्रोसेस में टोटल हीट का 1 by गामा, और गामा जो है ना वो सी पी बाई सी वी है, तो 1 by गामा पार्ट हीट का कन्वर्ट होता है किस में, इंटरनल एनर्जी में, और 1 minus 1 by गामा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में, ठीक। स्पेसिफिक हीट सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, इसे मेयर्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, मेयर्स इक्वेशंस बोला जाता है इसको। एंड बल्क मॉडुलस का भी रिलेशन यहाँ पे, डेल्टा पी चेंज नहीं हो रहा है तो ये जीरो है, तो बल्क मॉडुलस क्या प्रूफ हो जाएगा, जीरो। पी कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा पी जीरो नॉट इन्फिनिटी, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आइसोथर्मल। थर्मल से पता चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा, जो कि बॉयल्स लॉ है, यानी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि राइट हैंड साइड तो क्या है, सारा ही कांस्टेंट है। टी तो वैसे ही कांस्टेंट रखना था, और आर और एन तो कांस्टेंट ही है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ देखो, इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, पी वी का ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक ही पॉइंट से ये तो जितना ओरिजिन के क्लोज आता जाएगा ना, उतना ये जो फैक्टर है उतना कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी पी और वी थे, इस जर्नली ये वाई एक्सेस और ये क्या है, एक्स एक्सेस है, तो वाई और एक्स में ये रिलेशन है कि जैसे मान लो जितना स्टीव होएगा ग्राफ, दूर होएगा, जितना क्लोज होएगा उतनी पावरें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होएगा, पी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसीलिए ग्राफ ऐसे नहीं बन रहा है, इन्वर्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे में तो पता ही है कि एक ही रहेगी हमेशा पावर, लीनियरली इन्वर्स नहीं है, ये तो कोई भी पावर हो सकती है वी की। In inverse relation, if power is inverse, then slope curve is also inverse. Slope निकालते हैं dp by dv, ठीक है, dp by dv, pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, p को रखा, v का डेरिवेटिव dv, pv इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, p को रखा, v का डेरिवेटिव dv प्लस v को रखा, p का डेरिवेटिव dp इक्वल टू जीरो। अपने को स्लोप निकालनी है, यानी dv बाई dp चाहिए, नहीं dp बाई dv चाहिए। dp बाई dv को इधर ही रखो, ये वाली टर्म पहले, ये वाली उधर गई है, तो माइनस p, इसका जो dv है इसके नीचे ही रख लिया है मैं। अच्छा, और ये वाला जो v है ये इसके अपॉन में चला गया, तो dp बाई dv क्या आ गया, माइनस p बाई v। ये है स्लोप कौन सा ग्राफ की, आइसोथर्मल।
वर्क डन भी यहाँ निकाला जा सकता है, ये डेरिवेशन है तुम्हारे पास। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डॉट डी वी। पी की जगह यहाँ पे एन आर टी बाई वी डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, गैस इक्वेशन से। पी की वैल्यू एन आर टी बाई वी डाल दो। अब हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू डी वी इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन 1/v डी वी को log v लिखा जाता है। ये भी तुम्हें समझाया हुआ कि log v दो टाइप के होते हैं। अभी जो इंटीग्रेशन करके log v लिखा जा रहा है, दिस इज नेचुरल लॉग, इसको फिर टू द बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। 1/v का इंटीग्रेशन हो गया log नेचुरल लॉग को log, ये e जो है बेस में है, यहाँ पे नहीं है, ये बेस में, या फिर ln v लिख सकते हैं। एन आर टी कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। अब अपर लिमिट क्या डालनी है, एक बार वी एफ डालना है और एक बार क्या डालना है, वी आई। ई जो है बेस में है, ऊपर, इतनी ऊपर नहीं है, ठीक। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी, अगर बीच में माइनस हो तो डिवाइड हो जाता है, फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल। अगेन ये ई जो है यहाँ पे। अच्छा, लॉग टू द बेस ई को अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। अभी बन जाएगा एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी फाइनल बाई वी इनिशियल। और हमें पता है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, यानी आप V2 बाई V1 को रिप्लेस कर सकते हो P1 बाई P2 से। तो वही यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ, इनिशियल बाई फाइनल कर दिया। अब डेल्टा यू क्यों जीरो है, क्योंकि टी नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डिक्रीज होता है नेगेटिव, और नो चेंज पे वो जीरो हो जाएगा, इसलिए डेल्टा यू जीरो हो जाएगा और डेल्टा क्यू डब्ल्यू के इक्वल आएगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन कंप्लीट हीट जो है पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है, इसलिए स्पेसिफिक हीट क्या है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी है, इसीलिए वो गामा फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि सी पी बाई सी वी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस में चेक करें, डी पी बाई डी वी को, अभी हमने पीछे स्लोप निकाली थी, डी पी बाई डी वी को क्या डाल सकते हैं, माइनस पी बाई वी, वी से वी कट गया, यानी बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट, हाँ हीट जीरो, हीट एक्सचेंज नहीं होती है, क्यू कांस्टेंट तो डेल्टा क्यू जीरो, यहाँ पे वो गामा फैक्टर आता है, देखो, तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अगेन गामा इज सी पी बाई, गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी, ठीक। स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया गामा, वी की पावर गामा। स्लोप देखो फिर से, वी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, वी, तो ऐसा ग्राफ था। अब गामा की पावर, वी की पावर गामा आ गया तो वो ग्राफ और नीचे होगा, यानी कभी भी ऐसी दो लाइनें आती हैं तो ऊपर वाला हमेशा आइसोथर्मल होएगा और नीचे वाला एडियाबैटिक, क्योंकि उसमें v की पावर गामा है और उसमें v की पावर 1 है, ठीक। पीछे वो एक्स वाई का ग्राफ बनाया था। स्लोप निकालेंगे, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट पी को रखा, v की पावर गामा पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, n आगे आता है x की पावर n-1 डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे n की जगह क्या है, गामा, तो गामा आगे आ गया, v गामा -1 प्लस क्या होता है प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट फंक्शन रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पी का डी पी बाई डी वी। यहाँ से डी पी बाई डी वी निकाल लो, वी की पावर गामा यहाँ भी है यहाँ भी है, उधर जाके एक गामा कट, ये पूरी की पूरी टर्म पहले उधर ले लो, नेगेटिव में चली, ये पूरी की पूरी टर्म उधर जाके क्या होगी, माइनस। अब यहाँ पे देखो वी की पावर गामा और वी की पावर, ये वी की पावर गामा को भी नीचे ले जाओ, और वी की पावर गामा कट जाएगा, यहाँ पे v की पावर गामा कट रहा है सिर्फ, तो p की पावर -1 रहेगा, तो वो v की पावर -1 जो है p के नीचे लिख दिया, और ये वाला गामा तो है ही है, तो गामा p बाई वी आ, माइनस गामा p बाई वी आ गया डी पी बाई डी वी। डी पी बाई डी वी क्या होता है, स्लोप, यहाँ पे गामा p बाई वी है, वहाँ पे सिर्फ p बाई वी था, तो यहाँ पे लिख भी रहा है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अगेन क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया, और डब्ल्यू जो है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। और इसका वर्क डन क्या होता है, -n r गामा -1, यानी सी वी को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, r डिवाइड बाई गामा -1, तो वर्क डन क्या आ गया यहाँ पे,
एन आर गामा माइनस वन टी इनी, अगर ये माइनस अंदर ले जाता हूँ तो इनिशियल पहले लिख देंगे। स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू जीरो है, इसलिए स्पेसिफिक हीट जीरो आ जाती है यहाँ पे। बल्क मॉडुलस से कंपेयर करते हैं तो डी पी बाई डी वी की जगह क्या डाल सकते हैं, गामा पी बाई वी। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस आ जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, उसमें भी होता है ना बल्क मॉडुलस में। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती है तो कंटेनर कैसा बनाना पड़ेगा, जो उसकी वॉल्स कैसे होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, ताकि हीट एक्सचेंज ना हो। अब यहाँ पे एक रिलेशन बनाया जा रहा है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसके पी वी की पावर गामा कांस्टेंट के दो और रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये किस किस के बीच में, पी टी और वी के बीच में। ठीक है, कैसे बनाना रिलेशन, ये वाली इक्वेशन पिक कर दी, यहाँ से पी अलग से अलग कर लो, एन आर टी बाई वी। एन आर वी को छोड़ दो, सॉरी एन आर को छोड़ दो, तो टी बाई वी। हम मान के चल रहे हैं कि जब पी कांस्टेंट होएगा तो कौन कौन से दो फैक्टर बचे, टी और वी। तो ये वाली इक्वेशन किसकी थी, पी की जगह टी बाई वी डालना है। कौन सी वाली इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। ओरिजिनल क्या है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉस्ट, पी की जगह क्या डालना है, टी बाई वी। टी बाई वी डाल दे तो ये आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो गामा माइनस वन हो गया। तो ये टी और वी का रिलेशन है। सिमिलरली वी की जगह टी बाई पी डाल दो उसी रिलेशन में, तो किसका रिलेशन आ जाएगा, टी और पी का। टी गामा पी वन माइनस गामा पी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। इसी वाले रिलेशन में एक बार पी को डाला टी बाई वी, तो वी को क्या डाल सकते हैं, टी बाई पी। पी को एज इट इज रखा और वी को क्या डाला, टी बाई पी। कहाँ से आया, इस इक्वेशन से। अब यहाँ पे पी की पावर गामा और यहाँ पे वन, तो वन माइनस गामा पी की बन जाएगी और टी की पावर गामा। तो ये अदर रिलेशन भी आपको क्या करने हैं, याद रखना है। log 2 की वैल्यू 0.7 याद रखेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेचुरल लॉग है। तो एक न्यूमेरिकल है, ये वर्क डन एनआरटी लॉग वाली टर्म से देख लेना क्या है। एक दूसरा वर्क डन एडियाबैटिक से रिलेटेड है। अगला न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल तुमने देखने, जो भी तीन ऊपर फॉर्मूले थे उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है ये भी न्यूमेरिकल है। ये सारे न्यूमेरिकल तुमने कर लेने हैं। एक एनसीईआरटी कर लेनी है बस। ये है नहीं प्रोसेस, बस वो चार ही प्रोसेस है जो ऊपर पढ़ाए थे। ये वाला तुम रील छोड़ सकते हो। सभी के ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो। प्रेशर और वॉल्यूम, सबसे पहले आइसोथर्मल। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका है, आइसोकोरिक, ये वाला। और प्रेशर किस में होता है, आइसोबारिक। तो ये ग्राफ आइसोबारिक। ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। एरो रीड करने, भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो ये तो नहीं जरूरी कि बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा भी तो सही। सिमिलरली ये वाला ग्राफ ऐसे भी एरो बन सकता है, ऐसे भी पॉसिबल है ये ग्राफ, और ऐसे भी पॉसिबल है। एरो रीड करने आने चाहिए आपको। ये कौन सा है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, क्योंकि उसमें गामा भी होता है ना, इसलिए दूर है ये आइसोथर्मल से। आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज़्यादा है, एडियाबैटिक, फिर किसका है, आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, सेम एक्सपेंशन प्रेशर के हिसाब से।
अगेन ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेना कौन सा प्रेशर ज़्यादा है कहाँ कम है। ये भी वर्क डन, इधर इस बार वी और टी का ग्राफ है, तो यहाँ पे ये वर्क डन निकालना हमने, प्रोसेस रीड कर लेने हैं। देखो पी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, यहाँ पे टी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर टी चेंज हो रहा है लेकिन वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो वर्क डन ज़ीरो। कहाँ कहाँ वर्क डन ज़ीरो है? इस वाली लाइन में बी सी का वर्क डन क्या है? ज़ीरो। क्यों? वी क्या है? कांस्टेंट। इस बार इसने वी ऊपर बना दिया, वी ऊपर बन गया इस बारी। अच्छा ये भी कांस्टेंट है तो ए डी का वर्क डन भी क्या है? ज़ीरो, क्योंकि वी चेंज नहीं हो रहा, दोनों ए पे भी उतना ही वी है और डी पे भी उतना ही है। लेकिन बी से लेके ए तक टेम्परेचर सेम रह रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है? वो लॉग वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल का वही अगेन लॉग वाला, दो ही होंगे, बाकी ये दोनों तो क्या हो गए? ज़ीरो। ये वाला नहीं, लास्ट वाला, ठीक। फिर उसके बाद तुमने वैल्यू डालनी है जो जो भी तुम्हें पता है। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जैसे यहाँ पे एरोज का ध्यान रखना होता है, ए से एरो किधर को जा रहा है? बी की तरफ। तो सबसे पहले प्रोसेस वर्क ए बी होएगा, ठीक है। और फिर कौन सा होएगा? वर्क बी सी। फिर कौन सा होएगा? वर्क सी डी। तो सी इनिशियल है और डी क्या है? फाइनल। इसका मतलब जब आप इस फॉर्मूले को पुट कर रहे होंगे तो वी नॉट ऊपर आएगा और टू वी नॉट नीचे आएगा। अरे फाइनल बाय इनिशियल होता है ना। और जब हम ये वाला वर्क डन देख रहे थे ए टू बी, हाँ टू वी नॉट फाइनल है। एरोज बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करने में। टफ नहीं है, बहुत आसान है न्यूमेरिकल, बस समझना है। ये सारे न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं तुमने। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस वो फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा बना दिया उन्होंने कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहे थे, यहाँ पे बताएंगे कि कुछ लॉस होती है एनर्जी। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है कि ऐसी कोई मशीन नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल एन इंजन कन्वर्ट 100% एफिशिएंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन विदाउट गिविंग टू सिंक। बिना वेस्ट के कहता 100% वर्क डन कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। क्लॉसियस ने भी ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा, लेकिन मतलब सेम है। दिस स्टेटमेंट स्टेट दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी हीट कैन नॉट फ्लो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। मतलब सेम अगेन वही बोल रहा है, विदाउट एक्सटर्नल एजेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी फ्लो करने के लिए। जितनी आपने हीट एनर्जी दी है वही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ वेस्ट भी तो होएगा। इस पे बेस्ड आपके पास दो टॉपिक है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, जिसे हीट पंप बोलते हैं। तो सबसे पहले हीट इंजन है। हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे बाइक के इंजन होते हैं वो, ठीक है, किसी भी मशीन के इंजन जो हीट एनर्जी को किस में करते हैं? मैकेनिकल। हीट कहाँ से आती है उसमें? वो पेट्रोल जो बर्न हो रहा है ना इंजन में, जो पेट्रोल तुमने डाला वो क्या होएगा? बर्न होएगा, वहाँ से हीट पैदा होएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब कुछ वर्क डन करेगा वो, और वो जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो इंटरनल एनर्जी है। वो क्या है? इंटरनल एनर्जी। टाइप ऑफ हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन। ऐसे इंजन जिनका फ्यूल क्या होता है? आउटसाइड होता है। स्टीम इंजन जैसे होते थे, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन जैसे बाइक डीजल पेट्रोल के इंजन होते हैं, ये इंटरनल कंबशन है, मतलब ये इंजन के अंदर ही बर्न होते हैं और वहीं एनर्जी देते हैं। वहाँ उल्टा होता था, पहले बाहर फ्यूल बर्न होता था और फिर उसकी स्टीम अंदर जाती थी। स्टीम इंजन में पहले कोयला जलेगा ना, बाहर जलेगा ना, इंजन के अंदर थोड़ी ना जलेगा। यहाँ पे उल्टा होता है, पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर ही बर्न होंगे। तो दो टाइप के हैं। स्टॉक्स में भी याद रखना, 4 स्टॉक्स, 2 स्टॉक इंजन, ये गाड़ियों में देखे होंगे तुमने। तो 4 स्टॉक फ्यूल स्टॉक होता है, कंबशन स्टॉक होता है, ये सारे अपने मतलब के नहीं हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं सभी इंजन, वो हम ध्यान से सुनते हैं। सिंक वो चीज़ है जो को कम टेम्परेचर पे होता है। सिंक इज़ एट लो टेम्परेचर, सोर्स इज़ एट हाई टेम्परेचर, और वर्किंग सब्सटेंस वो है जो काम कर रहा है, ठीक। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। तुमने 1 लीटर तेल डाला, 100 ml पेट्रोल बाइक में डाला, बाइक उससे 50 किलोमीटर गई 1 लीटर में, बट
800 ml यूज़ किया, तो जो 200 ml है ना वो इंटरनल है, एज ए इंटरनल एनर्जी यूज़ हुई है, एज ए क्या हुई है। तो इसका मतलब जो आपने यार ये दिया था 100% एनर्जी, कन्वर्ट तो पूरी नहीं हुई वर्क डन में, कितनी हुई 800 ही, 200 तो नहीं हुई वर्क डन में, वो तो वेस्ट हो गया ना। वेस्ट मतलब मशीन ने अपने लिए वो यूज़ किया इंटरनल। तो यही है वो जो सोर्स से मैंने हीट ली Q1, जो मैं इस पेट्रोल का एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज Q1 एब्जॉर्ब्ड हीट। ये इंजन ने क्या किया, टंकी से पेट्रोल लिया, कितना Q1। वर्किंग सब्सटेंस इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे कौन है, इंजन है। वर्किंग सब्सटेंस ने वो हीट एब्जॉर्ब की और वर्क डन, एरो बाहर की तरफ है, बाय द सिस्टम, नॉट ऑन द सिस्टम। ऑन मतलब एरो अंदर होएगा, अभी वर्क डन बाय द सिस्टम। काम किसने किया, इंजन ने काम किया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन किया इसने कितनी ली मुझसे, Q1, और सिंक कितना कर दिया Q2, तो बचा कितना, वर्क डन क्या हुआ Q1 माइनस Q2। यही है वो 100 ml 1000 ml लिया, 800 ml का वर्क डन कर दिया, 200 ml सिंक भेज दिया। सिंक क्या चीज़ है, वो जो एग्जॉस्ट की रिलीज हुआ होगा। रिलीज हीट का मतलब क्या है, वो इंजन के अंदर ही रहेगी, धुआं बन के बाहर आ जाएगी, धुआं बन के बाहर आ जाएगी भाई, इंजन के अंदर नहीं रहेगी, ठीक है, एग्जॉस्ट। तो जो उनका चेंज है वो फिर इंजन के ऊपर वो है, मतलब एक तरह इंटरनल एनर्जी का काम करेगी जो Q1 माइनस Q2 है। ये वर्क डन है, तो फिर Q2 क्या है, जो बाहर निकल रहा है इंजन से, हाँ वेस्ट, वेस्ट ही है वो। इंजन उसको यूज़ थोड़ी ना करेगा, दोबारा करेगा उसको यूज़, नहीं करेगा ना। एफिशिएंसी कैसे निकलती है देखो, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ईटा इसका सिंबल होता है, ईटा। तो आउटपुट क्या दिया इसने, वर्क डन, और इनपुट क्या लिया था Q1, तो Q1 माइनस Q2 सेपरेट कर ले बेस को 1 माइनस, और क्योंकि ये जितनी मैंने बताया ना T2 इज ग्रेटर देन, उधर सोर्स बट ज़्यादा हॉट है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो Q को T से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे रिलेशन आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को बाद में करते हैं क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है। अभी फ़िलहाल हम वो करते हैं जो इसका दूसरा रेसिप्रोकल है, रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर, ये रहा AC एंड रेफ्रिजरेटर। अब ये काम कैसे करते हैं देखो, अब ये तो नहीं कोई धुआं छोड़ रहा, ठीक। अब क्या कैसे काम करेगा, अब ये सिंक लो टेम्परेचर पे हीट लेगा, कोल्ड से क्या करेगा, हीट लेगा। वर्क एरो देखो अंदर की तरफ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और फिर हीट हायर टेम्परेचर पे रिलीज हो जाएगी। अब एग्जांपल सुनो, जो इसके अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है, वो गैस के अंदर जो हीट है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कम है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर, अगर वो जलेगी, अगर वो हीट करेगी, मतलब अगर ये यहाँ से जो भी एनर्जी ली जा रही है, एब्जॉर्ब्ड जो भी हीट की जा रही है सिंक से, उसकी कैलोरीफिक हाई और लो टेम्परेचर का यही रिलेशन होता है, ठीक है। अब तुम ऊपर उसका एग्जांपल देखो, किसका, पेट्रोल, और उस टंकी में अगर मैं पेट्रोल की जगह कैरोसिन ऑयल डालता तो अब नहीं जलेगी। बोलो क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी जो थी ना पेट्रोल इंजन के लिए, ऊपर समझा रहा था ना स्टॉक्स इंजन, वही चीज़ है, उसको रिक्वायर्ड एनर्जी भी चाहिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली। डीजल बर्न होने पे ज़्यादा, पेट्रोल बर्न होने पे हाई टेम्परेचर वाली हीट देगा, वहाँ मैं ये वाली गैस नहीं भर सकता था जो एसी में चल रही। क्यों, क्योंकि ये लो टेम्परेचर हीट है। लो टेम्परेचर मतलब इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ये जलेगा बहुत स्लो चलेगा, स्लो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है इसका।
तो ये था टेम्परेचर T2, लो हीट ली। जैसे इसके कंप्रेसर की जो गैस है उसको याद रखो। एसी में होता क्या है, जैसे फ्रिज का एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। फ्रिज में क्या होता है, इसके अंदर इसके पीछे कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर मान लो तुमने सेट किया हुआ है कितना भी कर लो, 1-2 डिग्री टेम्परेचर इसका क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है, ठीक है। 2 डिग्री, बर्फ़ तो 0 पे चलेगी। बाहर अंदर वाले का टेम्परेचर, जहाँ तुम खाना खुना रखते हो, ठीक है, जो अंदर वाले का टेम्परेचर है, फ्रीजर की बात नहीं हो रही है, फ्रिज की हो रही है। फ्रीजर का तो बर्फ़ वाला होता है ना। तो ये मान ले कि तुमने 5 डिग्री सेल्सियस क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो अब इसके अंदर जो भी हीट आएगी ये ऐसा काम करेगा कि उस मटेरियल को क्या कर देगा, 5 डिग्री तक ले आएगा। मान ले तुमने अब यहाँ पे गरम मिल्क रख लिया, ज़्यादा गर्म नहीं है, उसका टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है। कितने का डिफरेंस हो गया भाई साहब, 35 डिग्री का। अब पीछे से गैस रिलीज़ होएगी, वो गैस इस वेपर्स के साथ मिक्स हो जाएगी, और इसीलिए लिखा जा रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि अब गैस पे काम हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस पे काम हो रहा है। वर्किंग सब्सटेंस नॉट फ्रिज, इस केस में कौन है, वो गैस है। काम तो गैस कर रही है, काम कौन कर रहा है, ये वेपर्स के साथ कौन मिक्स हुआ है। अब वो इसको कूल डाउन करेगी, ठीक है, एकदम से नहीं करेगी, ये भी एक प्रोसेस होता है। ये नहीं कि 35 डिग्री एकदम से 5 डिग्री आ जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा उसको, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद कुछ डिग्री, वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कोई रेफ्रिजरेटर कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो पहले मान लो ये ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसकी एफिशिएंसी जैसे 35 डिग्री 100% हीट है ना, उसके लिए कम करने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी मान लो 60% है। तो 35 डिग्री का 60% निकाल लो, उतना ये एक साइकिल में क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर अगले साइकिल में उसका 60%, मतलब कितने परसेंट हीट ये कम कर दे रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी पे। तो ये वर्क डन हो गया ऑन द गैस, ठीक है। देखो कंप्रेसर लिखा भी है यहाँ पे। वर्किंग सब्सटेंस कौन है, वो गैस, ठीक है। अब वो गैस क्या, ये अब फ्रिज के अंदर थोड़ी ना भाई, वो तो खुद वेपर बन चुकी है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन चुका है ना, किसके साथ मिलके, उन वेपर्स के साथ। अब वो रिलीज हो गया। अब क्या, अब ये कैसा होएगा, ये गर्म होएगा, हॉट होएगा ना। तो ये जो Q1 है, ये Q2 से क्या है, गैस पहले कैसे थी यार, ये सोचो, ठंडी थी ना। अब जब वो वेपर्स के साथ मिली तो अब क्या होगी, गर्म होगी, तो हाई, इसीलिए जो Q2 है वो, Q1 जो है वो ज़्यादा गर्म होएगा, और इसीलिए वो सोर्स की तरफ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है समझने के लिए कि सोर्स को हमेशा क्या मानेंगे, हाई टेम्परेचर, और सिंक को क्या मानेंगे, लो टेम्परेचर। तो कोई मशीनें हाई टेम्परेचर से हीट लेती है, वर्क डन करती है, और लो की तरफ रिलीज़ कर देती हैं बचा खुचा जो है। कोई मशीनें क्या करती है, लो से हीट लेती है, वर्क डन करती है, और उस सारी की हीट को कहाँ, हाई की तरफ रिलीज़ करती है। तो ऐसे वर्क करता है, ठीक। तो देख लेना इसमें से वो, इसकी एफिशिएंसी Q2/W, W क्या था, Q1 - Q2, और T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर से वही रिलेशन आ गया। बीटा और उस ईटा में रिलेशन है। ईटा क्या था, ना, एफिशिएंसी उसकी हीट इंजन की, और बीटा किसकी है, रेफ्रिजरेटर। दोनों सेम है, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। वो काम कैसे करता है, सोर्स टू सिंक, ये कैसे करता है, सिंक टू सोर्स। इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंट्रोपी ये जो है केमिस्ट्री वाला ही है, एनर्जी को ही बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में एंट्रोपी नहीं है, अगर हुआ भी तो कुछ नहीं है, बस डेल्टा एस, डेल्टा क्यों क्या था, हीट था ना। और इंटीग्रेशन वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, P.dV। तो एंट्रोपी मीन्स जो भी हीट तुम्हारी थी उसको किससे डिवाइड कर दो, टेम्परेचर से, बस। ये फिजिक्स में नहीं है, और कारनोट भी नहीं है। कारनोट इंजन समझ लो फटाफट, वो भी सिलेबस में है।
कार्नोट इंजन पे कार्नोट साइकिल, सबसे पहले कार्नोट साइकिल समझते हैं। कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस होते हैं। ये पहला प्रोसेस A to B, ये वाला देखो A to B, आइसोथर्मल, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या है? बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे इसको? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्यों मैं आइसोथर्मल बोल रहा हूँ? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, लिखा है ना यहाँ पे T1 सेम है, लेकिन वॉल्यूम अलग है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? V1, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? V2। तो वॉल्यूम चेंज बढ़ रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया। देखो इस B वाले पॉइंट पे क्या टेम्परेचर था? T1, और इस C वाले पे टेम्परेचर क्या? T2। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, अलॉन्ग विद प्रेशर भी चेंज हुआ है, और अलॉन्ग विद वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। तो ये एक ही प्रोसेस है, एडियाबैटिक। और क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, अब यहाँ इस वाले प्रोसेस को देखो, C से लेके B तक टेम्परेचर सेम है, तो ये आइसोथर्मल है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो इसे बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन ये भी एडियाबैटिक ही है, लेकिन कंप्रेशन है। यानी एक ऐसा साइकिल जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक बार गैस को एक्सपेंड किया जाता है दोनों प्रोसेस से, और फिर रिवर्स में उन्हीं दोनों प्रोसेस से कंप्रेस किया जाता है गैस को। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कार्नोट साइकिल बोलते हैं। अब इनका वर्क डन देख, क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो वर्क डन क्या हो गया इसका? Q1, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा U 0, यानी वर्क किसके इक्वल हो गया? Q1 के। क्योंकि ये एडियाबैटिक है तो इसका वर्क डन देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन इसका? पॉजिटिव। अच्छा, ये फिर से अब आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब Q2 क्या होएगा? नेगेटिव होएगा, ये नेगेटिव वर्क डन होएगा ना। और ये वाला इसका नेगेटिव होएगा, इसको W1 मान ले फिलहाल यार, ये W1, इसको क्या मान ले? W2, इसको क्या मान ले? W3, इसको क्या मान ले? W4। क्या W2 और W4 एक दूसरे के उल्टे हैं? और Q1 और W1 और W3 एक दूसरे के उल्टे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कैसे कटेंगे, ये देखो कार्नोट इंजन, इसमें भी सब कुछ वही लिखना है। सिंक क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, सोर्स, वर्किंग। देखो A से B बताओ कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम V2 से V1 जा रहा था। अब B to C क्या था? उसमें क्या होता फॉर्मूला? NR याद करो, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब जो C to D था उसका वर्क डन ये हो गया, और हाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट वाला प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन। डाल दी वैल्यू। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेगा, माइनस कॉमन लेने से T1 पहले आ जाएगा जो कि इसको काट देगा। और क्योंकि ये वाली टर्म V2 V1 है और ये टर्म V3 V4 है, तो ये कटेंगे नहीं आपस में, अलग अलग है ये। इसको Q1 डालेंगे पूरे को, और इसको माइनस Q2 डालेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन है। ये वाला वर्क डन क्या है? कंप्रेशन। और ये वाला वर्क डन क्या है? एक्सपेंशन। तो ये देख, ये दो बचे वर्क डन। अब इसने यहाँ पे W इक्वल टू, इसको Q1 डालना और इसको क्या डालना है? Q2। तो वर्क डन ये आ गया। एफिशिएंसी निकाल लो, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। फिर से वही आ गया, इट इज इक्वल टू दिस। कार्नोट इंजन कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, बिकॉज फॉर 100% एफिशिएंसी T2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी उसकी 100% क्या हो सकती है? एफिशिएंसी हो सकती है। और T1 क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल। है थोड़ी ना यार, टेम्परेचर इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कैसे हो सकता है? ठीक है। अब आता है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोर एफिशिएंट इंजन cannot be based on irreversible cycle, it is based on reversible cycle। ये थ्योरम कहती है कि जो भी रिवर्सिबल इंजन होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंस होते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल वाले ज़्यादा होते हैं, इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी कम होती है। 100% किसी की भी नहीं होती, बट ज़्यादा कौन एफिशिएंट होते हैं? रिवर्सिबल वाले। ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। देखो गैस 2 बार एक्सपेंड हुई और 2 बार क्या हुई?
कंप्रेस हुई। तो कार्नोट इंजन कैसा इंजन है? रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट इंजन कैसा इंजन है? रिवर्सिबल। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है तुमने। फिर ये क्वेश्चन है T2 T1 दोनों दिए हुए हैं, पुट करके ईटा निकाल लो। 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेने इसके। कार्नोट थ्योरम आएगी तो स्टेटमेंट लिख देनी है, और कार्नोट साइकिल आएगा तो वो पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करना है। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर, ठीक है।